नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी में प्रीति शर्मा आपके साथ। खबरों को विस्तार से भी जानेंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। उत्तरकाशी टनल में सभी 41 मजदूर निकाले गए। 7:50 बजे पहला मजदूर बाहर आया। 418 घंटे टनल में फंसे रहे मजदूर। देहरादून में आपदा प्रबंधन का 6वां वैश्विक सम्मेलन। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। 50 से अधिक देश भर के डेलीगेट्स, स्कॉलर्स और शोधकर्ता शामिल। जसपुर में बाल विकास परियोजना में लापरवाही। महीने में एक बार खुलते हैं कई आंगनबाड़ी केंद्र। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कही जांच की बात। काशीपुर में 25 नवंबर को हुई 2 सगी बहनों के हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा। तंत्र मंत्र के नाम पर सगे पिता ने ही बेटियों की हत्या। पुलिस ने आरोपी पिता को किया गिरफ्तार। उत्तराखंड में मौसम नीली करवट। केदारनाथ, बद्रीनाथ, हेमकुंड साहिब समेत पिथौरागढ़ की ऊंची चोटियों में बर्फबारी। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। बारिश की संभावना। मैदानी इलाकों में भी बढ़ी ठंड। रुक करते हैं खबरों की ओर। सिलक्यारा टनल में फंसे 41 मजदूरों के सकुशल बाहर निकालने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान में जुटे समस्त बचाव दल को अपनी शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा है कि श्रमिकों और उनके परिजनों के चेहरों की खुशी ही मेरे लिए इनका बकवाल है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि बचाव दल की तत्परता, टेक्नोलॉजी के सहयोग, सुरंग के अंदर फंसे श्रमिक बंधुओं की जीवटता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा की जा रही पल पल निगरानी और बोखनाथ देवता की कृपा से अभियान सफल हुआ है। मुख्यमंत्री ने जरूरी होने पर श्रमिकों को उच्च कोटि की चिकित्सा सुविधा देने के उन्होंने आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि विश्व स्तरीय टेक्नोलॉजी और विशेषज्ञ इस अभियान में लगे हुए थे। प्रधानमंत्री जी ने पल पल इस अभियान की निगरानी की है। को भी शुभकामनाएं देता हूं। और लगातार इतना कठिन चुनौतीपूर्ण काम, जिसमें आपने देखा कि ऑगर मशीन मंगाई गई और पहले इंदौर से मंगाई गई, हैदराबाद से मंगाई गई, और जिस प्रकार से मशीन बार बार अंदर टूट जा रही थी, जिस प्रकार से फंस जा रही थी, वहां पर गडर आ जा रहे थे, तमाम हार्ड रॉक आ जा रही थी, उसके कारण से वो बार बार रुक रही थी। लेकिन जो हमारे दिल्ली जल बोर्ड के और गोरखपुर से जो नीचे जाकर मैनुअल माइनिंग करने वाले थे, उन सभी का भी मैं अपनी ओर से धन्यवाद भी करता हूं, उनका मैं अभिनंदन। चारधाम ओलवेदर परियोजना की सिलक्यारा सुरंग में फंसे 41 मजदूरों की जिंदगी बचाने के लिए बचाव अभियान सफल हुआ है। आज 17वें दिन सभी 41 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाला गया है। इस बड़ी सफलता के लिए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने खुशी जताते हुए इस ऑपरेशन में लगे सभी श्रमिकों को बधाई और धन्यवाद व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि बाबा भोकनाथ जी की असीम कृपा, सभी देशवासियों की प्रार्थना और रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे सभी बचाव दलों के अथक परिश्रम के फलस्वरूप ये रेस्क्यू ऑपरेशन सफल हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम टीमों और रेस्क्यू ऑपरेशन के सभी श्रमिकों, अंतर्राष्ट्रीय टनल वैज्ञानिकों और पीएमओ का आभार जताया है। यात्रा मार्ग पर जो सिलक्यारा में टनल था वो कोलैप्स हुआ था, लेकिन आज हम सब बहुत खुश हैं क्योंकि हमारे श्रमिक भाई आज बाहर आए हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, उनके प्रधान सचिव का और अपने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी का बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूं। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान वो श्रमिक भाइयों के साथ, उनके परिवारों के साथ खड़े रहे और कड़ा प्रयास किया, बहुत मेहनत की और आज हमारे भाई निकले हैं। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, हमारे युवा और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूं कि हमारे श्रमिक भाई आज उनकी मेहनत की वजह से आज बाहर निकले हैं।
खबर जसपुर क्षेत्र से है, जहां बाल विकास परियोजना में लापरवाही देखने को मिल रही है। बता दें कि बच्चों और गर्भवती महिलाओं को लाभ देने के लिए बने आंगनबाड़ी केंद्र सिर्फ दिखावे बन गए हैं। जसपुर इलाके में कई ऐसे आंगनबाड़ी केंद्र हैं जो पूरे महीने बंद रहते हैं, सिर्फ महीने की 5 तारीख को खुलते हैं और गर्भवती महिलाओं और बच्चों को सरकारी राशन देकर केंद्र को बंद कर दिया जाता है। कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि जसपुर के कुछ आंगनबाड़ी केंद्र ऐसे हैं जो खुलते ही नहीं है, जो चिंता का विषय है। जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा इसका संज्ञान लेना चाहिए था। ऐसी आंगनबाड़ी बहनें या सहायिका जो केंद्र को नहीं खोलती हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है। इस बात की जांच की जाएगी। आंगनबाड़ी केंद्र जो है ये जसपुर के अंतर्गत संज्ञान में दिया गया है कि कुछ आंगनबाड़ी केंद्र जो है वह खुलते ही नहीं है, उसमें ताला लगा रहता है। निश्चित रूप से बहुत चिंता का विषय है। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने इसका संज्ञान लेना चाहिए था और ऐसी आंगनबाड़ी बहनें जो कि आंगनबाड़ी केंद्र को नहीं खोल रही है अथवा उनकी सहायिका जो आंगनबाड़ी केंद्र को नहीं खोल रहे हैं, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध कार्रवाई बनती है। आपने जो ये विषय संज्ञान में लेकर आए हैं, इस पर जांच करी जाएगी और जांच के उपरांत में यदि आपके यह कथन कि भी आंगनबाड़ी केंद्र किसी समय नहीं खुलते हैं, निश्चित रूप से आंगनबाड़ी केंद्र को पहले खुलवाना सुनिश्चित किया जाएगा और साथ ही ऐसी लोगों के विरुद्ध जो है कार्रवाई की जाएगी जिन लोगों ने आंगनबाड़ी केंद्र न खोलने का जो है काम किया है, क्योंकि यहाँ लगभग 3 से 4 घंटे आंगनबाड़ी केंद्र का खुलना आवश्यक है और उसी के माध्यम से हम गर्भवती महिला से लेकर हम बच्चों से लेकर हम उनको शिक्षा दीक्षा से लेकर पोषण से लेकर सभी चीज़ें योजनाओं से हम लोग यहाँ पर लाभान्वित करते हैं, जो कि बहुत उनके लिए बहुत आवश्यक है। मैं मानती हूँ कि यह बर्दाश्त काबिल नहीं है। मैं निश्चित रूप से इसकी भी जांच कराते हुए आंगनबाड़ी केंद्रों को खोलना सुनिश्चित कराया जाएगा। सब जूनियर राष्ट्रीय कराटे प्रतियोगिता में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए चंपावत जिले की टीम में लोहाघाट के महिला और पुरुष कराटे टीम के खिलाड़ियों ने काता प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता था। मंगलवार को जिला कराटे एसोसिएशन चंपावत के सचिव और कराटे कोच दीपक अधिकारी की अध्यक्षता में हुए सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि VITM के डायरेक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता आनंद अधिकारी और विशिष्ट अतिथि दिनेश विष्ट ने राष्ट्रीय पदक विजेता कराटे खिलाड़ियों की पीठ थपथपाते हुए उन्हें सम्मानित किया। मुख्य अतिथि आनंद अधिकारी ने कहा कि लोहाघाट के कराटे खिलाड़ियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद राष्ट्रीय प्रतियोगिता में मेडल जीतकर उत्तराखंड और पूरे जिले का नाम रोशन किया है, जिसके लिए वो बधाई और इनाम के हकदार हैं। प्रथम तो डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स कराटे एसोसिएशन चंपावत का शुक्रगुजार हैं कि जो इतनी मेहनत करके छोटे मोटे नन्हे बच्चों को कराटे और खेलकूद की तरफ अग्रसर कर रहे हैं और नन्हे मुन्ने बच्चे अभी इतने दिल्ली में जाके मेडल जीत के लाए हैं। इसके लिए कराटे एसोसिएशन का बहुत बहुत आभार है। अभिभावकों से यह है कि अभिभावकों से अधिकतर समय बच्चों को खेल में लगाएं और इससे ये होगा कि नशे से बच्चे दूर रहेंगे और खेल की प्रतिभा बढ़ेंगी, जिससे आगे स्वरोजगार के लिए भी अपना एक साधन बनेगा। शांति और एकत्र शुभ भाव को आध्यात्मिक जागृति के द्वारा वैश्विक स्तर पर प्रसारित करने के लिए प्रतिबद्ध संत निरंकारी मिशन के तत्वावधान में एक विशाल निरंकारी संत समागम का आयोजन रुड़की ब्रांच के सलेमपुर राजपूताना गांव के शेलर मिल के ग्राउंड में आयोजित किया गया, जिसकी अध्यक्षता मसूरी जोन के जोनल इंचार्ज हरभजन सिंह जी ने इन्होंने सदूर माता सुदीक्षा सविदर हरद देव सिंह जी का महाराज का संदेश देते हुए कहा कि सभी में इस परमात्मा का रूप देखते हुए सबके साथ प्रेम का भाव अपनाने से ही संसार में सुकून स्थापित हो सकता है। जीवन का सबसे बड़ा सुकून परमात्मा को जान के इसके साथ जोड़ने में ही है। मानवता को संदेश दिया जाता है कि आपका जो जन्म है प्रभु की प्राप्ति के लिए हुआ है। जब प्रभु की प्राप्ति हो जाती है ना, तो मन में सुकून भी आ जाता है और तसल्ली हो जाती है। अपना घर पता लग जाता है कि हमारा है घर कौन सा है शरीर छोड़ने के बाद। निरंकारी सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं। ब्रह्म ज्ञान के लिए कोई भी किसी भी जाति पाति का भेदभाव नहीं है, कोई भी धर्म का, संप्रदाय का, जाति का
यहाँ आ सकता है इंसान और इस निरंकार को, प्रभु को, जिसका कोई आकार नहीं है, जो सर्वव्यापी है, सब जगह मौजूद है, इसी के दर्शन हमारे सतगुरु कर। ये सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के आशीर्वाद से संत निरंकारी मिशन की ओर से ये सलीमपुर बकाल में जो ये विशाल समागम हुआ है सभी आसपास के काफ़ी जो हमारे हरिद्वार में 15 ब्रांचें पड़ती हैं, उन 15 की 15 ब्रांचों से यहाँ काफ़ी दूर से संत महात्मा चल कर आए। सिर्फ इसीलिए ये निराकार परमात्मा का जो दिव्य ज्ञान सदगुरु माता जी से हमें मिला है और जो हमें उनके ज्ञान से जो सुकून मिला है, जो आनंद मिला है, यही मैसेज है सबका कि ये आनंद और सुकून जन जन तक पहुंच जाए, सब इस ज्ञान के साथ जुड़ जाएं। नो पार्किंग जोन में खड़े रहने वाले दोपहिया वाहनों पर लोहाघाट पुलिस का डंडा चला। आज लोहाघाट थाने के एसओ सुरेंद्र सिंह कोरंगा के निर्देश पर एसआई हेमंत कठेत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने स्टेशन बाजार में नो पार्किंग में लंबे समय से खड़े रहने वाले दोपहिया वाहनों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए 25 दोपहिया वाहनों के चालान काटे। पुलिस की कार्रवाई से स्टेशन बाजार में दोपहिया वाहन खड़े करने वाले लोगों में हड़कंप मच गया। एसओ लोहाघाट सुरेंद्र सिंह कोरंगा ने बताया कि 5 दिन पहले लोहाघाट थाने में नगर के व्यापारियों के साथ बैठक की गई थी। बैठक में नगर की यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए स्टेशन बाजार और नैनीताल बैंक रोड में सड़क किनारे दोपहिया वाहनों को खड़ा न करने और दोपहिया वाहनों को हाइडल ऑफिस के सामने और मीट मंडी में खड़ा करने पर सहमति बनी थी। पहाड़ों में फिर से मौसम का मिजाज बदल गया। बद्रीनाथ धाम में फिर बर्फबारी हुई, वहीं ऊंची चोटियों में लगातार बर्फबारी हो रही है। बता दें कि ग्रामीण इलाकों में है। बता दें कि पहाड़ों में बर्फबारी और बारिश के चलते ठंड ने लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। पोखरी में आयोजित खादी पर्यटन शरदोत्सव मेले में पंचम दिवस में पधारकर उच्च शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि मेले सौहार्द और आपसी भाईचारा बढ़ाते हैं। इस अवसर पर उन्होंने सीएचसी पोखरी के लिए 2 करोड़ और पीजी कॉलेज नागनाथ पोखरी को 5 करोड़ रुपए देने की घोषणा की है। कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि अगले माह दिसंबर में पीजी कॉलेज नागनाथ पोखरी में नवनिर्मित भवनों का लोकार्पण करना है। मंत्री ने सभी लोगों का आह्वान किया कि सभी लोग अपने अपने आयुष्मान कार्ड बनवा लें ताकि गरीब लोग 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य लाभ ले सके। सबसे पहले तो मैं अपने नगर पंचायत अध्यक्ष जी का धन्यवाद दे रहा हूँ कि वो हर साल की भांति इस बार 17वां यहाँ पे मेला संपन्न हो रहा है। आज 5वां दिन इसका है और मैं ये कह सकता हूँ कि उनके नेतृत्व में यहाँ पे बहुत अच्छे काम हैं। जो हमारा डिग्री कॉलेज है यहाँ का, उसके लिए हमारी सरकार 5 करोड़ रुपए औसाना मद पे यहाँ पे देगी और मैं बहुत जल्दी उसके बिल्डिंग के उद्घाटन करने भी आ रहा हूँ। जो बिल्डिंग बन चुकी है, हमने लैब भी बना दिया है। बच्चों के लिए हर प्रकार की सुविधाएं हम देने वाले हैं, चाहे हॉस्टल डिमांड हो, उनकी किताबों की डिमांड हो, फर्नीचर की डिमांड हो, लैब की डिमांड हो, टीचर्स की डिमांड हो। हमें चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो है अच्छी शिक्षा यहाँ ग्रहण करें। हम लोग अभी स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने भी गए थे। वहाँ पे डॉक्टर्स के लिए आवास की दिक्कत है, तो लगभग 2 करोड़ रुपये हम वहाँ डॉक्टरों के आवास के लिए भी देंगे। चूँकि पीजी करने के बाद जैसे डॉक्टर हमारे राज्य में आएंगे तो हम सबसे पहले चमोली जिले को सर्वाधिक डॉक्टर देंगे। अभी भी मैंने 5 नए डॉक्टरों की नियुक्ति यहाँ पे की है जो पीजी करके आए हैं। विकास खंड के अंतर्गत आने वाले मीरक गांव में विगत 3 वर्षों के उपरांत पांडव नृत्य का आयोजन किया गया। पांडव नृत्य का आयोजन 15 दिनों तक रात्रि के वक्त किया गया। बता दें कि अंतिम दिन मीरक गांव में भव्य मेले का आयोजन भी किया गया, जिसे देखने के लिए सैकड़ों की तादाद में दूर दराज के लोग मौजूद रहे। ग्रामीणों का कहना है कि किसी कारणवश गांव में विगत 3 वर्षों से पांडव नृत्य के मेले का आयोजन नहीं हो पाया था। पांडव नृत्य का आयोजन इसलिए करते हैं कि ताकि पूरे क्षेत्र की सुख समृद्धि बनी रहे। पांडवों को गढ़वाल के इष्ट देवता के रूप में जाना जाता है।
3 वर्ष बाद हमारे ग्राम सभा मेरठ में पांडव नृत्य हो रहा है और हर 3 वर्ष में होता है। माना जाता है कि इस पांडव नृत्य को कराने से जो पशुओं में बीमारी आती है वो नहीं आती है। का ये जो कार्यक्रम होता है वो हर 30 वर्ष में हमारे गांव में बड़ी धूमधाम और श्रद्धा से मनाया जाता है और ये हर वर्ष इसकी पूजा होती है। हर 3 वर्ष में इसको ग्राम मेरठ में सभी लोगों के सहयोग से मनाया जाता है। धन्यवाद। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में कैंसर के मरीजों की मॉनिटरिंग और उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए कैंसर रजिस्ट्री शुरू होने जा रही है, जिसके संबंध में दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि हमने देखा है कि विदेशों में कैंसर के मरीजों का डेटा होता है, लेकिन हमारे देश में डेटा बहुत कम उपलब्ध है। छोटे छोटे पेपर के माध्यम से ही हम डाटा जुटाते हैं, लेकिन अब उत्तराखंड में कैंसर रजिस्ट्री शुरू हो रही है, जिसके माध्यम से हम कैंसर के मरीजों की डिटेल्स रख सकते हैं, जिससे हमें कंसोलिडेटेड डाटा प्राप्त हो जाएगा। उन्होंने स्मोकिंग को कैंसर की मुख्य वजह बताया है और कहा है कि उत्तराखंड में ऐसे मरीजों और उनके रहन सहन को भी देखा जाएगा और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में रह रहे लोगों जिन पर स्वास्थ्य सुविधा की कमी है, उन सब का डेटा हमें मिल सकेगा, जिसके आधार पर हम कैंसर की दर को कम कर सकते हैं। नमस्ते श्रीराम। हम लोग पढ़ते आए हैं, इसमें वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में तो हम लोग को बहुत डाटा मालूम है, लेकिन इंडियन डाटा बहुत कम उपलब्ध है। इसमें सिर्फ जो छोटे छोटे पेपर्स होते हैं उन्हीं से कंपाइल करके डाटा बनता है। लेकिन अभी उत्तराखंड में एक कैंसर रजिस्ट्री शुरू हो रही है, जहां पर जितने भी हमारे कैंसर के डायग्नोज मरीज होंगे उनकी पूरी डिटेल रखी जाएगी, उनके आसपास के लोगों को भी सर्च किया जाएगा उस तरह से कि तो एक कैंसर का एक कंसोलिडेटेड डाटा हमें मिल जाएगा। तो इसमें जो भी निष्कर्ष सामने आएंगे उस निष्कर्षों पर हम कुछ करने लायक कंडीशन में रहेंगे। जैसे कि हम जानते हैं कि उत्तराखंड में स्मोकिंग की हैबिट बहुत ज्यादा है, वो एक बड़ा कारण है। क्या पहाड़ पर रहना, ऑक्सीजन की कमी होना, दवाइयों को अनुपलब्धता, इस तरह की क्या प्रॉब्लम कैंसर बढ़ाने में कहीं दिक्कत तो नहीं कर रही है? या जो अकेले रहते हैं, मतलब इस तरह के बहुत से पैटर्न हमें सामने आ सकते हैं जहां उनको हम लोग अटैक कर कैंसर की दर कम करने में बहुत ही सहायक होगा। तो एक बहुत ही अच्छा बड़ा प्रोजेक्ट है। वहीं राजधानी देहरादून में पब्लिक ट्रांसपोर्ट जहां जनता की भी जरूरत बनी हुई है, वहीं ऐसे में आए दिन राजधानी में जाम की समस्याएं भी देखने को मिल रही हैं। जाम के झाम से निजात दिलाने के लिए कवायद तेज की गई है। जल्द ही दून में विक्रम के रूट पर बदलाव हो सकता है। इसके लिए आरटीओ देहरादून ने मुख्य शहर यानी कि घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में विक्रम टेम्पो वाहनों के संचालन पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की है। आरटीओ देहरादून ने एसएसपी को पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में जाम की समस्या को मुद्दा बनाया है। मामले में उन्होंने कहा है कि विक्रम के अनियमित और अनियंत्रित संचालन की वजह से लोगों को जाम से जूझना पड़ रहा है। घंटाघर और परेड ग्राउंड क्षेत्र में विक्रम का संचालन बंद करने की जरूरत है। प्रस्ताव भेजा है, एसएसपी महोदय को प्रस्ताव किया है कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि गाड़ियों को, जो खासकर विक्रम है, विक्रमों को हम लोग चाहते हैं कि वो घंटाघर के आसपास भीड़ भाड़ न लगाएं। जैसे मान लो जो आईएसबीटी से विक्रम आते हैं, हम चाहते हैं रेलवे स्टेशन से ही मुड़ जाएं वो। प्रेम नगर से जो विक्रम आ रहे हैं, प्रभात सिनेमा से ही मुड़ जा रहे हैं वो। उसी तरह हम चाहते हैं कि ये इस एरिया को भीड़ भाड़ से थोड़ा सा मुक्त रखा जाए। चंपावत के तहसील टनकपुर के अंतर्गत दूरस्थ चंपावत जिले के एकमात्र अनुसूचित जनजाति बाहुल क्षेत्र
खीरद्वारी में बहुउद्देश्य विधिक साक्षरता और जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में चंपावत के कई विभागों द्वारा अपने अपने विभाग से संबंधित स्टॉल लगाकर प्रतिभाग कर अनुसूचित जनजाति क्षेत्र में लोगों की समस्याएं सुनी गई है। कई समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण किया गया है। शिविर में कई विभागों द्वारा स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को सरकार द्वारा उनके लिए चलाई जा रही कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी गई है। डीएलएस चंपावत ने एक मल्टीपर्पज कैंप लगाया, बहुउद्देश्य शिविर, जिसमें शासन के लगभग मोटे मोटे सभी विभाग थे। राजस्व भी थे, एसडीएम साहब भी थे, पुलिस से भी थे और वन प्रभाग से भी थे, कृषि वाले भी थे, स्वास्थ्य वाले भी थे और सभी ने समाज कल्याण वाले थे। मेन उन्होंने यहाँ जानकारियाँ अपने विभागों से संबंधित लोगों को दी, पेंशन वगैरह के बारे में जानकारियाँ दी। लेकिन जब मैं देख रही हूँ कि यहाँ की जनता जो है बाहर की दुनिया से एकदम कटी हुई है। जनता को ये भी नहीं पता है कि कोर्ट क्या होती है, कचहरी क्या होती है, जस्साब कौन है, तो डीएलएस से क्या होता है, तो ये तो हम सोच भी नहीं सकते। क्योंकि क्षेत्र से कोई पीएलवी भी नहीं है। आज हमने यहाँ से 2 पीएलवी भी एक तरह से चूज किए हैं जिन्हें हम पीएलवी बना पाए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सड़क पिथौरागढ़ जिले के उच्च हिमालयी पर्वतीय में ओम पर्वत आदि कैलाश पार्वती कुंड पंचाचूली जो हाथ में बर्फबारी होने से निचले हिस्सों में कड़ाके की ठंड पड़ गई है। ठंड से लोगों ने गर्म कपड़ों और अलाव का सहारा लेना शुरू कर दिया है। लंबे समय से क्षेत्र में बारिश नहीं होने से किसान और काश्तकार भी परेशान हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर मौसम का मिजाज ऐसे ही रहा तो बारिश होने की संभावना है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देश भर की तमाम खबरों के लिए लगातार देखते रहिए जन टीवी, क्योंकि हम हैं जन जन की आवाज।